तो मध्य एशिया, मध्य पूर्व और काकेशस के चौराहे पर स्थित ईरान रणनीतिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसका जो रास्ता है वो मध्य एशिया की तरफ भी खुलता है, ऊपर रूस की तरफ भी खुलता है और नीचे हिंद महासागर की तरफ भी खुलता है। यही कारण है कि भू राजनीति में इसका स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ईरान का भूगोल जितना समृद्ध है उतना ही जटिल भी है। यहाँ पर आपको बीच में केंद्र के अंदर रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं और साथ ही बर्फीला क्षेत्र भी देखने को मिलता है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अक्षांश या फिर लैटिट्यूड की बात करोगे तो 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के करीब है। इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो भी ट्रॉपिकल इंपैक्ट है। लेकिन मध्य और पूर्व के इलाकों में आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह है यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं। देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो 44.14 डिग्री ईस्ट से लेकर 63.20 डिग्री ईस्ट तक जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल इंपैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रभाव, और बाकी जगहों पर समशीतोष्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि पहाड़ यहाँ पर मौजूद है इसलिए बीच में रेगिस्तान बना हुआ है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जिससे कि ये मध्य पूर्व का दूसरा बड़ा देश बनता है और पूरी दुनिया का 18वां बड़ा देश बनता है। तो याद रखना, मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ईरान है। और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो भी ईरान है। सीमाओं की बात करें तो ईस्ट के अंदर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगता है। दक्षिण में देखोगे तो फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी गल्फ ऑफ ओमान से ये लगता है। पश्चिम यानी वेस्ट में इसके इराक पड़ता है। उत्तर पश्चिम में तुर्की देखने को मिलेगा। उत्तर में देखोगे तो अर्मेनिया और अजरबैजान देखने को मिलेंगे और साथ ही कैस्पियन सागर भी देखने को मिलेगा। और फाइनली उत्तर पूर्व में आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। इस हिसाब से ईरान की कुल जमीनी सीमा लगभग 5,894 किलोमीटर की हो जाती है। अगर मैं ईरान की राजधानी की बात करूं तो ईरान की राजधानी है तेहरान, जो कि एक बहुत बड़ा विशाल महानगर है, जो कि अल्बोर्ट्स पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। यहाँ पर आपको अल्बोर्ट्स पर्वत श्रृंखला नजर आएगी, उसी की तलहटी में ये मौजूद है। तेहरान की रणनीतिक स्थिति जो है वो ईरान के राष्ट्रीय प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि ईरान एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां से सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है, मतलब प्रशासन देखा जाता है। साथ ही जो भी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी यहीं से होती है। जितना भी सारा इकोनॉमिक काम है वो सब यहीं से होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो फारसी है। मुद्रा है यहाँ की ईरानी रियाल। और यहाँ की टोटल जनसंख्या की बात करें 2023 के हिसाब से तो वो लगभग 8,85,50,570 है। बात करें प्रमुख पर्वत प्रणालियों के बारे में तो ईरान के भूभाग का लगभग आधा हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बना हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं ईरान की जलवायु को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है अल्बोर्ट्स पर्वत श्रृंखला, जो कि मध्य और उत्तरी ईरान के अंदर स्थित है। ये जो अल्बोर्ट्स श्रृंखला है ये कैस्पियन सागर के तट के साथ एक चाप बनाती हुई जाती है, कुछ इस तरीके से जाती है। ये जो है मिडिल ईस्ट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। माउंट दमावंद, याद रखना, माउंट दमावंद ईरान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,610 मीटर है और ये अल्बोर्ट्स पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। एक बात याद रखना कि ये माउंट दमावंद एक ज्वालामुखी है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। एक खास बात यह है कि जो अल्बोर्ट्स पर्वत श्रृंखला है इसका जो ये वाला हिस्सा है जो कैस्पियन सागर के करीब है वो कैस्पियन सागर से नमी पकड़ता है। मतलब कैस्पियन सागर से यहाँ बादल आते हैं, नमी आती है, जिस वजह से इस हिस्से में आपको काफी ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है। वहीं दूसरे हिस्से की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सूखा देखने को मिलेगा। तो मतलब एक हिस्सा तो हरा भरा है और एक सूखा है। इसके बाद जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है वो है जाग्रोस पर्वत श्रृंखला। यह श्रृंखला जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैली हुई एक प्रमुख श्रृंखला है। जाग्रोस बेसिन जो आपको यहाँ नजर आ रहा है इसके भीतर की बस्तियों में बहुत कम तापमान होता है, मतलब शून्य से भी नीचे होता है औसत तापमान, याद रखना। इस वजह से यहाँ पर कठोर सर्दियां पड़ती है और बर्फबारी का अनुभव होता है, क्योंकि पूरे ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग है। मतलब ईरान का ज्यादातर हिस्सा आपको गर्म देखने को मिलेगा लेकिन ये हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा है। अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की बात करोगे तो यहीं पे पाई जाती है कॉपेट दाग, खुरासान श्रृंखला और मकरान श्रृंखला। इसे भी आपको याद रखना है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अल्बोर्ट्स का जो एक किनारा है वो अच्छी वर्षा प्राप्त करता है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती भी हो जाती है, थोड़ी बहुत खेती, हरा भरा हिस्सा हो जाता है। तो ये जरूरी है ईरान के लिए।
दूसरी बात यह है कि जो जाग्रोस बेसिन है जहां पर बर्फ होती है, वो बर्फ जब पिघलती है तो उसका पानी जो है ईरान की नदियों में आता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट नदियां हैं यहाँ पर, उनमें आता है, जिस वजह से यहाँ की सिंचाई भी हो जाती है और लोगों का पेयजल भी पूरा हो जाता है, मतलब पेयजल के लिए भी पानी मिल जाता है। तो ईरान के जल विज्ञान के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। बात करें रेगिस्तानी बेसिन के बारे में, तो जब आप ईरान के केंद्र में आओगे और थोड़ा पूर्वी हिस्से में जाओगे तो यहाँ पर आपको व्यापक शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसे मैदान देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह सूखे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आधा सूखे हुए हैं, मतलब आधा पानी मौजूद है और आधा सूखे हुए, उसको अर्ध शुष्क कहते हैं। यहाँ पर दो प्रमुख रेगिस्तान मौजूद हैं। सबसे पहले दस्ते लूत रेगिस्तान, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दक्षिण पूर्वी ईरान में ये स्थित है और ये एक बहुत बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो दुनिया का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 51,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे पृथ्वी के शुष्क स्थानों में से एक माना जाता है, सबसे ज्यादा शुष्क स्थानों में से। अगर इस रेगिस्तान के पूर्व में देखोगे तो आपको नमक के मैदान मिलेंगे, नमक के ढके हुए पठार मिलेंगे जो काफी निचले हैं। वहीं दक्षिण में देखोगे तो 300 मीटर से ऊंचे टीले देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बड़े टीले माने जाते हैं विश्व स्तर पर, जैसे कि गंडोम बेरियन, इसका नाम याद रखना, गंडोम बेरियन। ये जो है 480 वर्ग किलोमीटर का एक पठार है, ये गहरे लावा से ढका हुआ है। इसको दस्ते लूत का सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है, जहां 2004 और 2005 में लगभग 72 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, तो मतलब बहुत ज्यादा गर्म इसको माना जाता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि ईरान का सबसे निचला बिंदु समुद्र तल से लगभग 56 मीटर ऊंचा है, वो भी इसी रेगिस्तान दस्ते लूत के अंदर मौजूद है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनसे सवाल बनते हैं, तो इनको स्पेशली आपको याद रखना है। दूसरा जो रेगिस्तान आता है यहाँ पर वो है दस्ते कावी। ये भी ईरान के जरूरी रेगिस्तानी इलाकों में से एक है। इन जगहों पर बहुत ही कम बारिश होती है, लगभग साल भर में 200 मिलीमीटर के आसपास, जिस वजह से यहाँ का साल का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है और उससे ज्यादा भी रहता है कभी कभी, तो इसे आपको याद रखना है। इंसानों और खेती के लिए ये इलाका बहुत ज्यादा मुश्किल है, दोनों ही इलाके, चाहे वो दस्ते लूत हो या फिर दस्ते काबिर हो, तो इस वजह से यहाँ पर खेती बहुत कम होती है। और ऐसी स्थितियों में जहां पर तापमान 72 डिग्री तक जाए तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है खेती, इसलिए ये ईरान के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक माना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। बात करें ईरान की नदियों के बारे में, तो याद रखो कि ईरान की नदियां मेनली बहुत छोटी होती हैं और मौसम पर निर्भर करती हैं, मतलब वो सारी नदियां जो है मौसमी होती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत पानी जो है वो बर्फ से पिघल के जरूर आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो पूरा ही कवर कर दे, तो ज्यादातर नदियां यहाँ पर मौसमी होती हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है वो है करुण नदी। ये जो है ईरान की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर नौगम्य होता है, यानी कि जिस पर नाव से रास्ता बना हुआ है। इस नदी की लंबाई लगभग 830 किलोमीटर है, यानी कि 520 मील है। खास बात यह है कि इसी क्षेत्र के अंदर तेल की भी खोज हुई थी। यही कारण है कि वाणिज्य जलमार्ग के लिए इस नदी का इस्तेमाल होता है, मतलब एक तरीके से जलमार्ग बनाना है जिससे कि तेल जा सके। यही कारण है कि इस इलाके का थोड़ा बहुत विकास भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत तो नहीं है, बहुत ज्यादा विकास है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसी पर डिपेंड करता है, तो करुण नदी को आपको याद रखना है। दूसरी आती है अरास नदी। अरास नदी जो है वो ईरान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 666 मील है। ये जो नदी है तुर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ साझा होती है और आखिर में जाके कैस्पियन सागर में गिरती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है करखे नदी, जो कि लगभग 559 मील लंबी है। ये जो नदी है ये टाइग्रिस नदी से जाकर के मिलती है और फारस की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आती है सफेद रुद नदी। ये लगभग 416 मील लंबी है और अपनी भारी मात्रा में मछली के लिए जानी जाती है। तो मछली के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? सफेद रुद नदी। याद रखना, ये भी जाके कैस्पियन सागर में ही गिरती है। इसके बाद आखिर में आती है अनमेक नदी। ये भी लगभग 416 मील लंबी है और ये भी कैस्पियन सागर में जाके मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ एक जरूरी नदियां हैं, जैसे कि दियाला नदी जो कि 277 मील लंबी है। इसके अलावा निचली जाब नदी जो कि 249 मील लंबी है। इसके अलावा अजी चाय, जिसको तख्ते रूद भी कहा जाता है, ये भी लगभग 165 मील लंबी नदी है।
तो ये सारी नदियां जो है आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हवाई अड्डों की बात की जाए तो 5 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे जो हैं ईरान के अंदर हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हैं, जिनको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक तो है इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि तेहरान के अंदर मौजूद है, राजधानी के अंदर है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ईरान का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इसको माना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरा है मेहराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी तेहरान के अंदर मौजूद है। जितनी भी घरेलू फ्लाइट्स आती हैं वो सब यहीं यहाँ पे आके उतरती हैं, तो तेहरान का प्राथमिक घरेलू हवाई अड्डा है, इसे आपको याद रखना है। तीसरा आता है शाहिद हाशमी नेजाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मशहद के अंदर मौजूद है और ये यातायात के लिए जरूरी माना जाता है। इसके बाद आता है शाहिद दस्तगैब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि शिराज के अंदर मौजूद है और ये भी अंतरराष्ट्रीय यातायात के लिए जरूरी माना जाता है। और आखिर में आता है तबरीज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि तबरीज के अंदर है और ये भी अंतरराष्ट्रीय यातायात के लिए जरूरी माना जाता है। तो ये 5 हवाई अड्डे हो जाते हैं, इनको आप जरूर नजर के अंदर रखना। 2 जो तेहरान वाले हैं उनको तो जरूर रखना, एक तो है इमाम खुमैनी और एक है मेहराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद आखिर में बात करें बंदरगाहों के बारे में, तो यहाँ कुछ एक जरूरी बंदरगाह हैं, जैसे कि बंदर अब्बास, ये जो है हॉर्मुज की खाड़ी पर मौजूद है, समुद्री बंदरगाह है, जो चीन का जो रास्ता है शिपिंग के लिए एक बड़ा रास्ता है और रेल नेटवर्क है वो यहीं से जुड़ा हुआ है और ईरान का सबसे प्रमुख समुद्री द्वार इसे ही माना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरा आता है खुर्रम शहर बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है ये एक नदी बंदरगाह है, मतलब करुम नदी के ऊपर ये बना हुआ है और खुजेस्तान मैदान के अंदर है। ये बंदरगाह जो है वो रेलवे और सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है, खुर्रम शहर। तीसरा आता है बंदर खुमैनी, बंदर खुमैनी जो है खुमैनी शहर के अंदर है, समुद्री बंदरगाह है, चीन से यूएई शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय औद्योगिक केंद्र माना जाता है इसको। चीन से जो भी माल शिपिंग होकर यूएई वगैरह जाता है या फिर कोई और भी काम होता है वो सारा काम यहीं से होता है, तो ये एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। आखिर में आता है आपका अमीरबाद बंदरगाह, जो कि अमीरबाद के अंदर मौजूद है, समुद्री बंदरगाह है, इसलिए इसको भी जरूरी माना जाता है। एक बंदरगाह आप और याद रख लो, जो कि अंजाली बंदरगाह है, ये कैस्पियन सागर के ऊपर बना हुआ है। हालांकि कैस्पियन सागर के ऊपर एक नौशहर भी बना हुआ है, नौशहर बंदरगाह, उसे भी आप याद रख सकते हो। तो कैस्पियन सागर के 2 हो जाते हैं, एक अंजाली और एक नौशहर। अमीराबाद को आप वैसे याद रख लोगे, अमीरबाद को। बंदर खुमैनी, खुर्रम शहर और बंदर अब्बास, इन तीनों को अलग से याद रखना सबसे प्रमुख है। तो ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट बंदरगाह, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये हो जाता है ईरान का बेसिक भूगोल, आई होप इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। एक बात याद रखना, ईरान की जो इकोनॉमी है वो मेनली ऑयल पर डिपेंड करती है, मतलब तेल पर डिपेंड करती है। और भी चीजें हैं यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन ऑयल उसके अंदर सबसे प्रमुख है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।